अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा QSO की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 3 और उसके अंदर आज हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे 35 और 36। और आज की इस वीडियो के अंदर एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर इससे अगली वीडियो में हम कन्फेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आर्टिकल 35 क्या कहता है। आर्टिकल 35 when oral admissions as to contents of documents are relevant. Oral admissions as to the contents of a documents are not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give evidence, secondary evidence, of the contents of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a document produced is in question. आर्टिकल 35 हमें यह कहता है कि जब बात आ जाए किसी कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट की, यानी कि जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन होगा तो उसके निस्बत आप ओरल एडमिशन नहीं दे सकते, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, उसको प्रूव करने के लिए आप कोई ज़बानी बात नहीं कर सकते। ये एक जनरल रूल हो गया यहाँ, यानी जहाँ पर कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट किसी डॉक्यूमेंट की बात होगी वहाँ पर आप ओरल एडमिशन नहीं दे सकते। ये आगे भी बताया गया है आर्टिकल 102, 103 के अंदर भी हम पढ़ेंगे। उसका एक चैप्टर है, उसका नाम है कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और यही क्वेश्चन 2026 के जो कल परसों QSO का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर भी पूछा गया है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि जब दस्तावेज़ की बात आ जाएगी तो वहाँ पर ज़बानी बात नहीं चलेगी। ये हो गया जनरल रूल। अब इसकी दो एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप ये साबित कर दें कि जनाब जिस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है मैं उसकी निस्बत सेकेंडरी एविडेंस देने का अहल हूँ, अगर आप ये बात शो कर दें तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट को ओरल एडमिशन के साथ प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रजिस्ट्री डीड है, एक सेल डीड है जो रजिस्टर हो गई है और उस रजिस्ट्री में लिखा है कि आपकी जो मकान की कीमत थी वो 1 लाख नहीं बल्कि 50 लाख थी। अब वो रजिस्ट्री आपसे खो गई है, यानी कि वो या तो जल गई है या वो चोरी हो गई है। तो अब आप अदालत को सेटिस्फाई करेंगे कि जनाब वो प्राइमरी एविडेंस मुझसे खो गया है, गुम हो गया है, या वो ज़ाया हो गया है, या वो मुखालिफ के कब्ज़े में है, तो आप सेकेंडरी दे सकते हैं। अब आप कोई गवाह ज़बानी ला सकते हैं जो कि ये आकर बता दे कि आपके मुखालिफ ने ये ओरल एडमिशन किया था कि इसके अंदर 50 लाख कीमत थी, या वो उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें उसने ये रजिस्ट्री की थी, तो आप ओरल एडमिशन दे सकते हैं। एक एक्सेप्शन हो गई। और दूसरी एक्सेप्शन ये है कि जहाँ पर जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात आ जाए, कि जहाँ पर ये बात ना हो कि इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या था, बल्कि ये बात हो कि ये डॉक्यूमेंट असली है या जाली है। अब एक बंदा है वो विल पेश करता है अपने वालिद की कि मेरे वालिद ने सारी जायदाद या ये कुछ हिस्सा मेरे नाम विल किया था, और दूसरा बेटा आकर कहता है कि नहीं ये तो हमारे वालिद साहब की राइटिंग भी नहीं है, ये दस्तखत भी उसके नहीं है और उन्होंने ऐसी कोई विल नहीं की थी। अब आ गई है जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर बात, क्या ये डॉक्यूमेंट असली है या फर्जी है। तो फिर इस पर भी आप ओरल एडमिशन दे सकते हैं। कोई वो बंदा आप ला सकते हैं जो ये देख रहा हो, सुन रहा हो, उसकी आप एविडेंस भी दे सकते हैं, ज़बानी शहादत के जनाब ये मेरा गवाह है, सुने ये भी कह रहा है कि ये इस तरह बात नहीं है जिस तरह मेरा मुखालिफ कर रहा है। या फिर आपके मुखालिफ का कोई ओरल एग्रीमेंट, कोई ओरल एडमिशन है जो तीसरा बंदा सुन रहा था और आप उसको लाकर पेश करते हैं कि ये बात इसकी भी तस्दीक कर रहा है कि इस बंदे ने ये बात की थी, यानी मेरे मुखालिफ ने ये ओरल एडमिशन किया था। तो जनरल रूल ये था कि डॉक्यूमेंट के बारे में आप ओरल एडमिशन नहीं दे सकते, उसको प्रूव नहीं कर सकते। दो एक्सेप्शन हैं कि अगर आप ये साबित कर दें कि आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, या आप ये साबित कर दें, या जहाँ पर बात आ जाए डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस की कि डॉक्यूमेंट असली है या फर्जी है, तो आप उसके बारे में भी ओरल एडमिशन दे सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 36 है कि एडमिशन इन सिविल केसेस में रेलिवेंट। In civil cases, no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. आर्टिकल 36 कहता है कि ओरल एडमिशन सिविल केसेस में रेलिवेंट नहीं है अगर वो इन दो बातों के ऊपर हो, यानी कि एक इस बात के ऊपर कि जिससे ये साफ साबित हो रहा हो, एक्सप्रेस कंडीशन इस बात में लगाई गई हो कि इस बात के बारे में हम अदालत में एविडेंस नहीं देंगे, या ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने आ जाएं जिससे ये बात इन्फर करे कोर्ट कि इसके बारे में तो एविडेंस देने से मना किया गया है, तो ऐसा एडमिशन भी सिविल में रेलिवेंट नहीं है। इसका जो मकसद है वो इस तरफ बयान किया गया है कि जो कोर्ट के बाहर मीटिंग्स होती हैं, प्राइवेट मीटिंग्स सुलह की, उनके अंदर अगर पार्टीज़ आपस में कोई बातें एडमिट कर लेती हैं, मान लेती हैं,
تو وہ آپس میں ایک ایکسپریس کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کو ہم کورٹ میں پیش نہیں کریں گے. فار ایگزامپل ایک بندے نے ایک دوسرے بندے کے پیسے دینے ہیں اور وہ اس بندے نے اس کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا اور پھر کورٹ میں دعویٰ چل رہا ہے. اب وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ یار مجھ سے کورٹ کے باہر ملو. جب باہر ملتے ہیں تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یار تم نے تو میرے اوپر بہت زیادہ پیسوں کا دعویٰ کر دیا ہے, اتنے تو میرے اوپر بنتے بھی نہیں ہیں, ہاں اتنے بنتے ہیں میں وہ تمہیں دے دوں گا, لیکن تم نے یہ بات کورٹ میں نہیں کرنا. اب یہ وہ ایکسپریس کنڈیشن ہے جس کے اوپر یہ ایویڈنس دینا منع ہے. اب اگر کل کو کورٹ میں جاتے ہیں اور وہ پارٹی اس کی یہ ایڈمیشن لے آتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں اس میٹنگ میں اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اتنے پیسے دوں گا, تو کورٹ اس بات کو نہیں مانے گی کیونکہ یہ ایڈمیشن یہاں پر ارریلیونٹ ہے, کیونکہ یہ ایکسپریس کنڈیشن کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اس کی ایویڈنس کورٹ میں نہیں دی جائے گی. یہ ہوگی ایکسپریس کنڈیشن. ایسے سرکمسٹانسز ہیں یعنی کہ ایک پارٹی ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ کسی پنچایت میں بیٹھتی ہے, کوئی آربیٹریشن ہے, وہاں پر لوگ ہیں, وہاں پر ایک تیسرا بندہ ہے. اب یہ وہ حالات ہیں, وہ سرکمسٹانسز ہیں جن سے کورٹ انفر کر سکتی ہے کہ یہ ایسی میٹنگ ہے جس کی جو ایڈمیشن ہے وہ کورٹ میں ایویڈنس کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا, تو وہ ایڈمیشن آپ کورٹ میں نہیں لا سکتے. اس کی ایکسپلینیشن ہے اور جو اس کی ایکسیپشن بھی ہے کہ nothing in this article shall be taken to exempt any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under Article 9. یہ کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 9 کے اندر ایڈوکیٹ جو ایویڈنس دینے کا پابند ہے اس کو یہ پریویلیج حاصل نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ میٹنگ والی ایویڈنس کورٹ میں نہ دے سکے. یعنی کہ اس کے اور اس کے کلائنٹ کے درمیان کوئی بات ہو رہی تھی جو کہ آرٹیکل 9 کے تحت پریویلیج کمیونیکیشن, لیکن اس کی ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی فراڈ یا الیگل کام کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وکالت کا جو ان کا آپس میں تعلق ہے وہ قائم ہونے کے بعد, تو جب وہ وکیل صاحب کو ایویڈنس میں بلایا جائے گا تو وہ ان باتوں کو چھپانے کے پابند نہیں ہیں, وہ یہ باتیں کر سکتے. تو آرٹیکل 36 کی ایکسپلینیشن یہ کہتی ہے کہ جو آرٹیکل 9 کے انڈر وکیل صاحب ایویڈنس دینے کے مجاز ہیں, یعنی کہ وہ الیگل یا جرم والی بات کے بارے میں ایویڈنس دے سکتے ہیں, تو یہاں پر ان کو اس بات سے یعنی کہ آرٹیکل 36 ان کو نہیں روکتا. یعنی کہ آرٹیکل 36 والی جو پریویلیج جو پرائیویٹ کمیونیکیشن ہے, جو پرائیویٹ میٹنگ ہے, وہ اس کے اوپر نہیں آئے گی کہ آرٹیکل 9 والی جو ایویڈنس ہے وہ وکیل نہیں دے سکتا. آرٹیکل 9 والی ایویڈنس وکیل ویسے ہی دے سکتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 35 اور 36 سے ریلیٹڈ. امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس باکس میں یا میرے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.